माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे, उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Congress party's manifesto has been prepared in a way. नमस्कार दोस्तों, हर एक जगह कोई ना कोई स्कैम चलते रहता है, चाहे वह मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हो या साइबर स्कैम ही हो या और कोई भी स्कैम हो। लेकिन हमारे यहाँ अभी इलेक्शन में भी स्कैम चल रहा है। यह इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाली द इंडियन जनरल इलेक्शन है। यही वह इलेक्शन है जिसके वजह से हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड होगा कि महिलाओं के ऊपर क्या होने वाला है, युवाओं के ऊपर क्या होने वाला है और देश के किसानों के ऊपर क्या होने वाले हैं। वहीं हमारे देश के अंदर इलेक्शन के नाम पर स्कैम चल रहा है। तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी, राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे ही बस पसंद है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी से। आई मीन फ्री बिजली, फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। यहाँ पर सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि यह चीज़ सदियों से चलते आ रहा है। हर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हजारों करोड़ रुपया का दारू, मटन और पैसे जब्त करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर वोट किसको दिया जाएगा वो इलेक्शंस के एक दिन पहले डिसाइड होता है। Alcohol was openly distributed in lunch packets to people attending a rally. As of April 16, authorities have seized cash, drugs, liquor and gold to the tune of a whopping 3,100 crore rupees. इलेक्शन से एक दिन पहले एक बोतल दारू या एक दावत देकर जनता को खरीद लिया जाता है। फिर वही पार्टी जब सत्ता में आती है तब क्या कोई भी पार्टी देश के लिए वाकई में काम करेगी? नहीं, कोई भी पार्टी इस मुद्दा पर आवाज उठाएंगे नहीं, क्योंकि इस दारू दावत वाले प्रोसेस में हर पार्टी शामिल होते हैं। इसलिए हम उनको इस पर्सपेक्टिव से वोट नहीं दें, बल्कि इस पर्सपेक्टिव से वोट दें कि वह पार्टी का इंडिया के लिए क्या माइंडसेट है और क्या विजन है। चाहे वह कोई भी पार्टी हो, उसे वोट दें। और ये सारी बातें उनके मैनिफेस्टो में लिखे रहते हैं और यहाँ पर पार्टी अनफॉर्चुनेटली आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई बता रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुसलमानों से सारे हक़ें छीन लिए जा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कोई कह रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदू औरतों की जेवर और गहने उसको चुरा कर मुसलमान औरतों को दे देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे, उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. इलेक्शन के समय कोई भी पार्टी लोगों को डराने धमकाने लगते ताकि वो उसको वोट दे, लेकिन हमें इस बियर मटन में नहीं फंसना है। नए भारत का लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। हमें जात पात के नाम पर वोट एकदम नहीं देना चाहिए। हमको डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट डालेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया की मेजर पार्टी के मैनिफेस्टो को समझेंगे कि कौन से पार्टी क्या विजन लेकर के हमारे इस इलेक्शन के बाद आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही वोट डालने जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंट्रोवर्शियल पार्टी को। कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए और इस कंट्रोवर्सी का एक ही लक्ष्य होता है हमारे नेताओं के द्वारा कि आपस में जनता बढ़ जाए। उनको रियल करेंट पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं रहता है। उसको जो सामने में देखते हैं उसके अनुकूल वह एक दूसरे को वोट डाल देते हैं। इसलिए इसके तहत एक पार्टी को क्रिटिसाइज मिला और एक पार्टी को मुनाफा भी हुआ। जैसे कि सीए, इस पर बहुत बड़ा विवाद और अनशन भी मचाया गया था। फिर वहीं पर आर्टिकल 370 का मुद्दा, जिसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिससे 2019 में बीजेपी ने इसे एरोगेट कर दिया था। सीपीआई का यहाँ पर कहना है कि जब पावर में आएंगे तब इस लॉ को भी रिस्टोर कर देंगे, यानी कि आर्टिकल 370 को वापस से कश्मीर में लागू कर देंगे। कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी लद्दाख में, जो आपको बेखूबी पता होगा, जिसमें लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। इस डिमांड को भी सीपीआई पूरा करने वाला है, ये दावा है।
इसके अलावा जो देश के फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो कि बेसिकली किसानों की MSP डिमांड है, यानी समझो कि 100 रुपया की फसल किसान उगा रहे हैं तो सरकार 150 में खरीदें और इस खरीदारी की उन्हें लीगल गारंटी मिले, तो ये डिमांड भी CPI पूरा करेंगे, ये उनकी दावा है। उनका कहना यह है कि वह देशवासियों को राइट टू फ्रीडम ऑफ ड्रेस और पर्सनल लॉ देंगे। जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी को उन्होंने फुली स्टेटहुड एंड लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का प्रोमिस भी किए हैं, क्योंकि अब ये तीनों स्टेट यूनियन टेरेटरी के अंदर है। किसानों के लिए कांग्रेस ने 2 प्रोमिस किए, एक MSP को लीगल गारंटी और दूसरी किसानों को जिस भी मार्केट में अपना सामान बेचना हो वो भी अपना सामान बेच सकते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने इस 5 और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी पर वादा किए हैं। फर्स्ट, एबॉलिशिंग अग्निपथ स्कीम, सेकंड GST 2.0, थर्ड DE अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ स्टॉप बुलडोजर जस्टिस एंड फिफ्थ कोलेक्टरल फ्री एजुकेशन लोन अप टू 7.5 लाख। अब इन्हीं पॉलिसी पर बीजेपी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और बीजेपी की इन मुद्दे पर बात करें तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने ओपनली ये बोल दिया है कि वे जल्द से जल्द CAA को लागू करेगा और VCC को भी लागू करेगा। किसानों को MSP बढ़ा कर देंगे लेकिन वह लीगल गारंटी नहीं देंगे। दूसरा कैटेगरी है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि किसी को अपील करके वोट दिलवाना। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई ऐसा मासूम इंसान ही होगा जो इसको नहीं समझ पा सकते। हर एक पार्टी के हिसाब से उसका एक अपना वोट बैंक होता है जिसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है और हिंदू बीजेपी का एक वोट बैंक भी है, तो उनके मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो यह क्लियरली साफ साफ मेंशन किया गया है कि वह ग्लोबली लॉर्ड राम के लेगेसी को मेंशन करेंगे। मतलब अगर भगवान राम की अगर लंका जाने की कोई भी प्रूफ तो उसे बीजेपी उस प्रूफ को डॉक्यूमेंट करेंगे। दूसरी बात, वह हिंदू सिविलाइजेशन साइट को रीस्टोर करेंगे। जैसे कि समझो कंबोडिया में अंकोर वाट टेम्पल है तो उसे बीजेपी रीस्टोर करेगी बिल्कुल, और टेम्पल को भी बिल्कुल। उसी तरह कांग्रेस पर भी एलिगेशन लगती है कि वह एक प्रो माइनॉर पार्टी है। उनके भी मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं कि क्लियर मेंशन है कि मेजॉरिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, माइनॉरिटी को वह स्पेशल प्रोटेक्शन भी देंगे। वह देश में फ्रीडम टू मैरी लव लागू कर देंगे, जो बीजेपी के लव जिहाद एक्ट को काउंटर करने के लिए प्रपोज किया गया। इसके अलावा रिजर्वेशन और ट्रेवल जोन बनाने वाले प्रोमिसेस भी वह माइनॉरिटी से वोट कन्फर्म करना चाह रहे हैं। वहीं अगर बात करें CPI की तो सबको मालूम है कि उसकी आइडियोलॉजी और कम्युनिज्म की क्या मतलब है। यानी इसके हिसाब से पूरा देश में प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करके कंप्लीट स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। देश में कोई भी रिलीजन और कास्ट के हिसाब से कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। मतलब काम करने वाले के पास भी और काम नहीं करने वाले के पास भी एकदम इक्वल पैसा होना चाहिए। इसके मैनिफेस्टो की आयरन ही यही है कि उन्होंने एंटी वर्जन लॉ, जो कि फ्रॉड तरीके से कन्वर्जन करने से रोकता है, उसे ही हटाने का प्रोमिस किया है। इसके अलावा CPI ने यह भी प्रोमिस किया है कि वह देश के की पोजीशन पर काम कर रहे RSS पर्सनल को तुरंत हटाएंगे और कॉ प्रोटेक्शन सेनाओं को भी बैन कर देंगे। इन सभी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी में इन पार्टी का क्या करना है, इनके विजन का क्या करना है, ये देख लिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पॉलिसी है जिसको ये प्रपोज करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CPI ने प्रोमिस किया अमीरों पर हैवी टैक्स लगाएंगे, सोशल स्कीम के लिए आधार कार्ड का यूज बंद कर देंगे, UAPA और NSA एक्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए, और ASPA एक्ट जो कि डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए है, आर्मी को जो पावर देता है उन एरिया में, इन सभी एक्ट पर, और वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी CPI न्यूक्लियर वेपन, साइबर स्पेस और स्पेस मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी डीमिलिटराइज करेगी। ऐसा क्यों किया गया ये पता नहीं, लेकिन हथियार छोड़ के देश की रक्षा नहीं किया जा सकता है। वहीं पर कांग्रेस की प्लान की बात करें तो डिफॉर्मेशन यानी कि किसी को गाली देने या गलत बोलने को डिक्रिमिनलाइज ही कर देंगे, इंटरनेट सस्पेंड को बैन कर देंगे, बेल को ईजी और किसी भी टाइप का पार्लियामेंट डिफेक्शन को डिस्क्वालिफिकेशन बना देंगे। इसका मतलब इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई भी MP पार्टी बदलता है या एक साथ बहुत ही पार्टी बदलता है तो सभी को एकदम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और ये लॉ लाने के लिए प्रोमिस इसलिए की गई क्योंकि हाल ही में बीजेपी के ऊपर वॉशिंग मशीन होने का काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि सारे करप्ट पॉलिटिशियन को अपने पार्टी में शामिल कर के सारे को पाप धो देते हैं। कांग्रेस की आखिरी पॉलिसी ये है कि वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस को स्टेट और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ जाएंगे। मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चालू करने से पहले या राव को इन्वेस्टिगेशन चालू करने से पहले उसको पार्लियामेंट का इजाज़त लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हाई क्रिमिनलाइज आदमी के लिए होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पे हाल ही में ये भी आरोप लगा है कि
वह ईडी, सीबीआई और नेशनल एजेंसी को अपने कंपटीशन को ख़त्म करने पर लगा रही है। इस पॉलिसी से कांग्रेस का दावा यह है कि आगे ये चल के नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कांग्रेस की मैनिफेस्टो में भी न्यू पॉलिसी को लेकर कुछ सिमिलर पैटर्न देखने को मिला कि सारे पॉलिसी जो बीजेपी पर एलिगेशन लगाए गए थे उनके सॉल्यूशन की तरह पिच किए गए और कई मुद्दे में तो उनके ठीक उल्टा भी प्रोमिस किया गया है। अब अगर बात रही बीजेपी की तो वह पिछले बार की तरह इस बार भी नई पॉलिसी को लेकर कुछ अलग नहीं किए हैं। जैसे टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रपोज किया गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रोमिस की, वो है इकोनॉमी। पूरे देश का भविष्य उनके इकोनॉमी पर ही डिपेंड करते रहता है और वहीं सीपीआई की माने तो वह पूरे मैनिफेस्टो को ही एकदम से नया इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 मेजर पॉलिसी को इन्वॉल्व किया, जैसे कि पहला मास कंजप्शन गुड्स यानी नेसेसरी चीजों के प्रोडक्शन को ही गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, ना कि लग्जरी फूड की। दूसरा, वो नए प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना बंद कर देंगे और फॉरेन बैंक इंडियन बैंक को टेक ओवर करना बंद कर देंगे। तीसरा, लोन के लिए अमीरों से हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और गरीबों से लो इंटरेस्ट रेट। आई नो कि ये सुनकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कहाँ पे होता है। इनके हिसाब से ही कम्युनिज्म के सिद्धांत पर काम करते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्राइवेटाइजेशन को जीरो सपोर्ट किया है। इसी सेक्टर में बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। इनका कहना है इंडिया को इन सारी कैटेगरी में ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बनाना चाहते हैं। बेसिकली इंडिया को अगला चाइना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर फॉरेन कंट्री आए, जॉब क्रिएट करे और सुई से लेकर आईफोन तक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। और हाँ, अगले 5 साल में ये कैसे होगा और किस तरीका से किया जाएगा ये कहीं नहीं अपने मैनिफेस्टो में रिपोर्ट किया है। यानी जनता को काफी अनवैकल्पिक और अनक्लियरिटी में छोड़ा हुआ। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वह अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमी को बहुत ही कम वैल्यू दी है। मैनिफेस्टो में केवल एक ही चीज पर विशेष फोकस दिया गया है कि इंडिया को कैसे एक मैन्युफैक्चर हब बनाना है। 14% मैन्युफैक्चर हब जीडीपी पॉलिसी को 20% तक लेकर जाएंगे अगले 5 साल में, ये इनका दावा है। अगेन बीजेपी की तरह कांग्रेस भी यहाँ पर छोड़ दिया है कि उनका अगले 5 साल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और कैसे इस प्रोडक्ट को और इस काम को किया जाएगा, ये कहीं नहीं क्लियरली मेंशन किया गया। अब बात करते हैं हम अगले कंपैरिजन क्राइटेरिया की, जो है फॉरेन पॉलिसी। दूसरे कंट्री के साथ आपका रिलेशन कैसा है, फॉरेन कंट्री के साथ आपका ग्लोबली रिलेशन कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट हमारा नेशनल पॉलिसी पिलर इसी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है और इसलिए एक देश का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बीजेपी उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, भारत फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। भारत फर्स्ट पॉलिसी के तहत ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस बनाने के लिए थ्रेट करेगा और इंडिया को उनका परमानेंट मेंबर बनाना, ये उनका लक्ष्य है। दूसरा, इंडिया एज अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर, जिससे अपना कल्चर पावर जैसे कि योगा और आयुर्वेद सेंटर ओपन करेंगे, जो बेसिकली इंडिया के कल्चर, लैंग्वेज, क्लासिकल म्यूजिक, योग और इंडिया के आयुर्वेद के नॉलेज को लोगों को उन कंट्री में प्रमोट करेंगे। इसी कैटेगरी में बीजेपी का सबसे बड़ा स्टैंड है इंडिया के आइडियल्स को फिर से वापस इंडिया लाना। वो जो इंडिया से चोरी हो गए थे, वो जो इंडिया के रूल में हमेशा से लूटे गए थे, उनको वापस लाना। वहीं कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी को बदलकर पीसफुल अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं और उनके लिए उनका सबसे पहला प्रोमिस गाजा को सपोर्ट करना। दूसरा प्रोमिस पाकिस्तान से पीसफुल टॉक में एंगेज करना। इन अदर वर्ड, अब तक दोनों देशों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर पाकिस्तान के तरफ दोस्ती का हाथ फैलाना, जिससे टेररिज्म खत्म कर सके। और लास्ट में सीपीआईएम, जो अगेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एकदम बदलकर एंटी यूएसए और प्रो चाइना अप्रोच लेना चाहते हैं। इनके प्रोमिस ये कहते हैं कि इजराइल से रिलेशन तोड़ेंगे और उनके ऊपर सेक्शन लगाएंगे थ्रू यूएन और पैलेस्टाइन को इस्टेब्लिश करके जर्सिलिया को उनका कैपिटल बना देंगे। यूएस से सारे एग्रीमेंट और डिप्लोमेटिक तोड़कर ये इंटरनेशनल लेवल पर उसे अपोज करेंगे। यूएस लीड ग्रुप जैसे क्वाड और I2U2 से बाहर निकलेंगे। और ये ऑब्वियस भी ठीक ही है क्योंकि यूएस एक कैपिटलिज्म फैलाती है जो इसके आइडियोलॉजी से एकदम भिन्न है। पाकिस्तान और चाइना से एक अच्छे रिलेशन बनाएंगे, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्व कर देंगे। यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और एक सवाल भी है, यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? I mean, किसी एक देश को झुकना तो पड़ेगा, तो इसमें कौन झुकेगा, चाइना या इंडिया? अगला, एक देश का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश को एजुकेशन और हेल्थ पर कितना ध्यान दिया गया है। सेकंड, सीपीआईएम इन दिस सेक्टर, तो उनका मानना यह है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को सभी के लिए वो फ्री कर देंगे, प्लस जीडीपी का 5% इस सेक्टर के लिए एलोकेट करेंगे। आई पर्सनली फील ये एक अच्छा विजन है। वहीं पर अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर देंगे, क्योंकि सीपीएम को इस पॉलिसी को लेकर कुछ कंसर्न भी है। पहला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेंट्रलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन किया जाना, जिससे गरीब को एजुकेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये उनके एंटी कैपिटलाइज के लिए खिलाफ जाता है।
दूसरा, ट्री लैंग्वेज पॉलिसी, जिसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी हिंदी थोपी जा रही है। और जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाएगा। और हाईली एजुकेशन के बुक में जहाँ जहाँ रिलीजियस कम्युनिज्म की बेस है उन सभी को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। अब इसी कैटेगरी में कांग्रेस की अगर बात करें तो वह सबसे पहले हॉस्पिटल में सभी को फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद गरीब किसानों को 25 लाख का फ्री इंश्योरेंस भी देंगे। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम्प्लीटली चेंज करने की बात कही है। एनसीईआरटी में सेंटिमेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ऐड करना उनकी प्रायोरिटी बताई है। लास्ट है बीजेपी, जो अपने पुराने नतीजों को फिर से दोहरा रही है। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं किए, बल्कि पहले से चली आ रही आयुष्मान भारत और आईआईटी और आईआईएमएस और भी इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने जैसी पॉलिसी को बरकरार रखें। अब किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए उनका सबसे बेस्ट जरूरी चीज है तो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका टेक्नोलॉजी, जो किसी भी देश का इंटरनेशनली स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, जिससे इंडिया में एफडीआई अट्रैक्ट होकर इंडिया की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। सीपीएम सबसे पहले उन्होंने पब्लिक ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रोमिस किए हैं। यानी कि समझो कि अभी जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें बोट यानी कि बैट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। यानी कि मुंबई मेट्रो की केस में रिलायंस ने बनवाया और अब टिकट का पैसा भी रिलायंस के पास ही जा रहा है। यानी कि एक बार कंपनी का इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट को सरकार के हवाले कर दिया जाता है। सीपीआईएम इसी सेक्टर को बैन करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से सारा प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी ले जाती है और लोगों को लॉस हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो सीपीएम काफी एग्रेसिवली गए हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और ओवरऑल जीडीपी का 2% इस सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कांग्रेस ने भी इस सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए कई सारे रिफॉर्म की बातें करी, जैसे मॉडर्न ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड टूल टैक्स में रिफॉर्म। उनका कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी को देंगे, बट वो प्रोजेक्ट को ऑपरेट नहीं करने देंगे। नेक्स्ट फॉर मल्टी मॉडल अर्बन ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे ट्रेन, सबवे, बसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड के अगर बात करें तो कांग्रेस का यही मेजर स्टेप होगा कि वो एआई और रोबोटिक की मैन्युफैक्चरिंग हब को सपोर्ट करेंगे। अब बीजेपी का विजन इस दिशा में क्या है? एक तरफ भारत को एनर्जी सेक्टर में 2047 तक एक इंडिपेंडेंट बनाना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने ये प्रोमिस किए हैं। ये प्रोमिस पहले वाले मैनिफेस्टो में भी थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। इसके बाद फिर से इसको रिफॉर्म करके इस वाले मैनिफेस्टो में ले लिया गया है। इसके बाद बात करते सबसे बड़े फायदे के, आपके और हमारे फायदे की, जिससे सिटीजन का क्या भला होने वाला है। बेसिकली इंडिया के लोगों के लिए ये पार्टी क्या बेनिफिट से लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले सीपीएम की मैनिफेस्टो को देखे तो उन्होंने सिटीजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उनके बेनिफिट बताए। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने 6000 का पेंशन देना। सेकेंड, वुमेन्स जिनके लिए पार्लियामेंट 1/3 सीट को रिजर्व किया जाएगा। और थर्ड, यूथ को राइट टू वर्क मिलेगा। बट उनका अलावा भी जनता के लिए 2 और चीजें हैं, जैसे कि सबको 26,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और सभी को फ्री और सब्सिडाइज राशन मिलेगा, जो कि अभी तक सिर्फ गरीबों को ही मिला करता। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करें तो उन्होंने भी सीपीएम की तरह 3 कैटेगरी में बेनिफिट्स को कैटेगराइज किया है। सीनियर सिटीजन के लिए हर मंथ या 1000 रुपये की पेंशन देना चाहते हैं। वुमेन्स जिनके लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का वादा कर रहे हैं। वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट और वर्क प्लेस में कंपलसरी लीव्स भी मिलेगा। प्लस ये लोग भी 1/3 सीट रिजर्व रखेंगे वुमेन्स के लिए। और लास्टली कांग्रेस की विजन के हिसाब से यूथ को अप्रेंटिस मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट तो इन्हें इंटर्नशिप का काम देगा ही देगा, इफ नोट लोगों के पास कोर्ट केस फाइल करने का भी अधिकार होगा। और हाँ, कांग्रेस एकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने उन स्टूडेंट को कंपेंसेट करने की बात की है जो पेपर लीक के विक्टिम हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर कोविड में यूपीएससी एग्जाम जैसे एग्जाम नहीं दिए होंगे तो उन्हें 1 टाइम कंपेंसेट भी मिलेगा। वह बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात करें तो फिर अगेन उनके जितने भी पुराने स्कीम थे उन सभी में वो और एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हैं। नए पॉलिसी और रीजन को लेकर सिर्फ 4 चीजें ही बदले। पहली, सीनियर सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के साथ ये उनके लिए एक स्टोरी शेयरिंग पोर्टल भी बनाएंगे। दूसरा, उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज की 2 स्टेप डिलीवरी भी करेंगे। तीसरा, पेपर लीक को प्रिवेंट करने के लिए नए लॉ को बनाएंगे। और आखिर में आम आदमी का खुद का अपना घर होने का सपना ये पूरा करने के लिए
कंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट एकदम कम कर देंगे। तो अब आपको सभी पार्टी का मैनिफेस्टो एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। भारत की एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर एक सवाल है, क्या इन सभी पार्टी के मैनिफेस्टो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए फायदेमंद है भी या नहीं? कुछ समय पहले की प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि आज देश में 539 MP है, उसमें से 29% MP पर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीनियर क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जीत कर आ जाते हैं। ओरिजिनली रियलिटी ये है कि ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक बोतल दारू के नाम पर वोट करके आते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद सोचो, केरला को एक मोस्ट लिटरेट स्टेट कहा जाता है, लेकिन वहाँ की 60% जनता मैनिफेस्टो को देखता भी नहीं है। ऐसे में आप बाकी स्टेट का खुद अंदाज लगा सकते हैं, और इसलिए ये पार्टी खुलेआम हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि नए भारत का लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए कि हमें धर्म, जात पात के नाम पर वोट देना बंद कर देना चाहिए। हमें सिर्फ डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट डालेंगे। और इसी चीज को देखो कि किस पार्टी का विजन हमारे देश के प्रति किया और कितना विकास किए हैं, तो वह उस विजन की तरह काम कर भी रही है या नहीं, उसको समझने के बाद अपना खुद एक बहुमूल्य वोट दे करके आओ, और उसके बाद अपना फर्ज एकदम बीइंग अ इंडियंस एक अच्छी तरह अदा कर पाओगे। बस इस वीडियो का एक ही मोटिव था कि हर लोग को इस मैनिफेस्टो के बारे में एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और कौन सा पार्टी हमारे चुनाव के बाद क्या लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्त और अपने फैमिली मेंबर तक को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चल सके और वो भी अपना एक बहुमूल्य वोट उस व्यक्ति को दे जो इस सेक्टर में अपना कदम रखे और अपना एक अच्छा योगदान दे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।